आप देख रहे हैं बिहार का लगातार बने हुए हैं। इस बार मतगणना की जो प्रक्रिया है थोड़ी धीमी है, लेकिन ध्यान रहिएगा कि 12 बजे के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों की ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो शायद ट्रेंड बदल जाएगा। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र ही इसे मान लिया जाए तो एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। 130 सीट है एनडीए के पास, महागठबंधन के पास 98 सीटें हैं और एलजेपी अलग से 6 है। तो अगर एलजेपी को एनडीए में मिला दीजिए, जो कि उन्हीं के साथ जाएंगे, तो ये 139 है। तो ये एक बड़ी लीड एनडीए की इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है और आरजेडी को, महागठबंधन को अब 12 सीटों का नुकसान दिख रहा है। और एक तरह से आप देखें तो बीजेपी अब आगे निकल गई है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में 71 सीटें हैं और आरजेडी 70 से नीचे आ गई है। तो 128 बनाम 100 का मुकाबला है। एनडीए आगे निकल गया और महागठबंधन इस वक्त जब 11 बज रहे हैं पीछे है। अब जब सारी चीजें खुलेंगी, आगे आने वाले 1 घंटे में ही तय हो जाएगा कि एनडीए ने सुबह से लेकर अब तक दौड़ में अपने आप को जो आगे निकाला है वो किस तरह से बढ़ाकर रखता है। संकेत क्या, 128 सीटें हैं। हम एक बार स्ट्राइक रेट के आंकड़े पर जाना चाहेंगे कि क्या स्ट्राइक रेट अब किसका है। जिस तरह से देखिए, जेडीयू अब 50 सीट पर आ गई। वो कभी 35 सीटों पर जा रही थी जेडीयू, लेकिन अब 50 सीटों पर आ गई है और एक तरह से ये बिहार का स्ट्राइक रेट है। तो लक्ष्य है 122 और जरूरी है 100 सीट है इनके पास, तो महागठबंधन के पास तो 41 स्ट्राइक रेट इनके पास, मतलब 41 मौजूदा स्ट्राइक रेट है इनके पास और सिर्फ 22 सीटें जीतनी है। लेकिन अगर आप एनडीए को देखेंगे तो वो स्ट्राइक रेट के दबाव से एनडीए जो है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है, वो उससे बाहर आ चुका है। एक तरह से वो अब तनाव में नहीं है। 128 सीटें, 122 चाहिए। आप बहुमत से ज्यादा, स्पष्ट बहुमत से ज्यादा 6 सीटें हैं और एलजेपी को जोड़ने के बाद और ये बढ़त एनडीए की बन जाती है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के पास 100 सीटें हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये क्या दिलचस्प मुकाबला है। तो जिस तरह से रुझानों में तूफान के संकेत की बात कही जा रही थी वो अब नजर नहीं आ रही है और बीजेपी की तरफ अगर आप तूफान का फैक्टर देख रहे हैं तो ये तूफान इस वक्त अब बीजेपी और एनडीए की तरफ नजर आ रहा है। क्या आने वाले समय में जो बक्से खुलेंगे उससे ये ट्रेंड बहुत बदल जाएगा या इसमें 4-5 सीटें या 10-12 सीटों का उलटफेर होगा, अब ये देखने की बात होगी। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं। निर्जा जी हमारे साथ हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। निर्जा जी, इस वक्त जब आप जुड़ रही हैं, सुबह के विश्लेषण से स्थितियां काफी बदल गई हैं। मैं अब आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूं, आपका नजरिया जानना चाहता हूं कि क्या एनडीए इस तरह से आगे बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है आपको? अभी बहुत राउंड्स हैं, 28 राउंड्स काउंट करने हैं, लेकिन फिर भी एक दिशा तो दिख ही रही है। ऐसा लग रहा है कि एनडीए सरकार बनाएगी और क्योंकि चिराग पासवान के भी जितने नंबर होंगे उनके पाले में जाएंगे। तो एक चीज जो स्पष्ट दिख रही है वो ये है कि भाजपा ने अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है। भाजपा को लोग विकल्प, जो लोग नाराज थे नीतीश कुमार से, वो भाजपा में विकल्प देख रहे थे। बहुत ही अनहोनी चीज है कि भाजपा कोalition का हिस्सा भी थी लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहे थे लोग, जो जिस चीज पे नाराजगी थी नीतीश कुमार से। तो जो नीतीश कुमार ने खोया है वो तेजस्वी यादव ने पाया है और हालांकि अभी फाइनल क्या होगा टैली पता नहीं है, लेकिन लालू यादव की एब्सेंस में तेजस्वी यादव का अपनी लीडरशिप को बनाना और पूरे गठबंधन को आगे ले जाना मजबूती से, एमवाई उनके साथ रहा है क्लियरली। और कितने और लोग जुड़े हैं नौजवान तबका, अगर कास्ट रूप में देखा जाए, वो अभी पूरी स्पष्ट नहीं हुई है। कांग्रेस को ज्यादा ही सीटें मिली हैं, उसकी भी एक मुझे लगता नुकसान तेजस्वी को शायद होगा। तो मोटा मोटा मेरे पहले तो यही दिमाग में आ रहा है जैसे कि आपने सवाल पूछा। निर्जा जी, क्या बीजेपी अगर ये दांव खेलती, ये रिस्क लेती कि अकेले चुनाव लड़े वो,
तो वो ज्यादा लाभ पा सकती थी इस चुनाव में। इसी चुनाव में जो उसका सपना है कि बिहार की राजनीति में वो स्वतंत्र रूप से स्टैब्लिश हो या मुख्यमंत्री उसका हो, अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह के राज में कार्यकाल में अगर बीजेपी वहां पर अपना मुख्यमंत्री ना बना सके तो फिर उसके लिए लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। ये एक बहुत समय से अंदर खाने इनमें सोच चल रही थी, करें कि नहीं करें, और फिर फाइनली वो रिस्क नहीं लिया, क्योंकि बीजेपी अपने से कभी भी बिहार में कॉन्फिडेंट नहीं रही है, तो रिस्क था कि जनता दल यू के साथ ही रहा जाए। हालांकि उनको आभास था कि नीतीश के खिलाफ गुस्सा है, इसीलिए मुझे लगता है जो चिराग पासवान का कार्ड खेला इन्होंने, वो कार्ड जो गुस्सा था अपने को बचाने के लिए था, क्योंकि चिराग पासवान ने नीतीश के ऊपर ही आक्रमण किया और उन्हीं की वो वोट्स काटी हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने आप को बचाया है, बहुत खूबी से रणनीति हुई है बीजेपी की तरफ से। और तुरंत मतलब ये लोग तो सुनने में आता था, लोग कहते थे कि भाजपा को देंगे क्योंकि नाराजगी है चीजों से, लेकिन जो भाजपा की वोट बेस है, अपर कास्ट है, वो हिला नहीं है। और जो वेस्टर्न पार्ट में भाजपा के गढ़ रहे हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न चंपारण में, मगध एरिया में, वहां तो बिल्कुल बरकरार रहा है उनका जो सपोर्ट बेस है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी, वोट बैंक, ये सब पे ऑफ किया है भाजपा को। और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का भी असर हुआ है फाइनल 2 राउंड्स में। जी, मनीष हमारे साथ है। मनीष, अब तो एनडीए के पास 129 है और आरजेडी के पास, महागठबंधन के पास 100 से कम है। तो आपने सुबह कहा था कि 10:30 बजे के पहले जो भी रुझान आ रहे हैं उसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब तो 11 बज रहे हैं, तो क्या आप इस रुझान को गंभीरता से ले रहे हैं और मानने की तरफ बढ़ रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो रुझान है उसके आधार पर अगर आप पूछेंगे तो हाँ, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं और उन्हें कोई चिराग पासवान से सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि नीरजा चौधरी बोल रही थी कि बीजेपी को अगर किसी ने बचाया है, अगर बीजेपी की टैली बढ़ी है, तो उसके भी फैक्टर में अगर आप देखेंगे उसकी भी जड़ में चिराग पासवान है, क्योंकि चिराग पासवान ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिए थे। नीतीश कुमार की अगर टैली नीचे गई है या नीचे जाएगी, क्योंकि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है, तो उसके पीछे भी चिराग पासवान का ही फैक्टर होगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको फिर से बोल दूँ, इस बार की काउंटिंग के टेबल्स कम थे और इस बार पोलिंग स्टेशन बढ़ाए गए थे, ईवीएम की संख्या ज़्यादा है, तो जो पोलिंग का जो दौर है, जो राउंड होते हैं, वो ज़्यादा होंगे, तो उसमें उलट फेर आप देखते रहेंगे। इसलिए लेकिन अभी के जो रुझान है उसके आधार पर तो ये माना जा सकता है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी रवि जी, सुदीप, मनीष आप अपनी माइक भी ठीक कर लें। सुदीप, अभी के रुझान के हिसाब से जैसा मनीष कह रहे हैं कि कई राउंड बढ़ गए हैं इस बार मतों की गिनती में, लेकिन 132 इस तरह की लीड तो दिन के बड़े हिस्से में महागठबंधन जब बढ़त पे था तब भी नहीं हासिल कर सका था जो एनडीए है। तो अब जो अब आप सारे चीजें आपने देखी थी, क्या आप उस पर टिके रहना चाहेंगे, इंतजार करना चाहेंगे कि इसमें उलटफेर होगा और एनडीए जो 132 की तरफ दिख रहा है, स्पष्ट बहुमत जो इसको आप कह सकते हैं कि इतने बड़े नंबर पे तो नीतीश कुमार जश्न मना सकते हैं, और बीजेपी वाले अगर 10 बजे पिछली बार लड्डू नहीं बांटे थे तो अभी थोड़ा पेड़ा वड़ा चल सकता है? देखिए, ये इतना जो दिखने लगा है 11 बजे 132 पर अब एनडीए लीड कर रही है, तो इसका मतलब ये तो साफ है कि जो एक तरफा चुनाव की भविष्यवाणी थी कि आरजेडी के गठबंधन का नेतृत्व सुपड़ा साफ कर देगा, वो तो होता बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जहां तक वोट ईवीएम्स बढ़ी हैं, अभी बहुत सारी काउंटिंग बाकी है, तो ये बात सही है कि चुनाव अभी भी किसी भी तरफ जा सकता है। लेकिन ये कहना कि एनडीए हार गया है या एनडीए पूरी तरह हार रहा है, मैं अब उससे अपने आप को चेंज करूंगा। मैं मानूंगा कि सेकंड और थर्ड राउंड में जो लगातार कैंपेन किया बीजेपी ने और जो इनको फिर से जंगल राज का युवराज कहना शुरू किया, तो उसका कुछ असर जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो डेविएट हो रहे थे, जो पहले फेज में डेविएट है,
सेकेंड फेज में भी कुछ हद तक था, वो चीज एक चेंज दिखती है। दूसरा यह है कि प्रथम चरण के चुनाव से तीसरे चरण के चुनाव तक आते तक माइनॉरिटी का जो वोट है वो बढ़ता है, और आप जानते हैं रवीश जी कि जिधर माइनॉरिटी का वोट बढ़ता है वहां बीजेपी अपना एजेंडा ज्यादा अच्छे से सर्व कर पाती है। तो अगर ये चीजें हुई हैं, जैसा कि अभी 132 का नतीजा दिख रहा है, तो जो हम लोग ये मान रहे थे कि जातियां टूट गई हैं, दूसरा और तीसरा चरण का चुनाव फिर से पूरी तरह जातिगत और धर्म के आधार पर जाता हुआ क्लियर कट दिखाई दे रहा है। क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से नीतीश कुमार की सरकार, जिसके कि सुशील मोदी बाकायदा पार्टनर है, और लोग सुशील मोदी को उतनी ही गालियां देते हैं जितना नीतीश कुमार को देते हैं, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि ये जीत कर आना चाहिए। परफॉर्मेंस के हिसाब से ये क्लियर कट चेंज का चुनाव था। जो भीड़ आ रही थी, जो लोग कह रहे थे, वो सब कुछ अपनी जगह सही है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर सीटों की संख्या इस तरीके की दिख रही है, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि दूसरे और तृतीय चरण में चुनाव फिर से जातिगत और धर्म के आधार पर जाता हुआ दिख रहा है। जी मनोरंजन, आप बता सकते हैं किस सीटों पे कितने काउंटिंग हुई? सुदीप और नीरजा जी, आप दोनों भी सुने। मैं अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा लेके आया हूं उसके अनुसार 96 जगहों पर, यानी 40% सीट पर अभी पहले राउंड की काउंटिंग हुई है 96 सीट पर, और 60 जगह पे यानी 25% सीट पर केवल दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई है, और 16 राउंड होने हैं। तो अभी जो है ये तो आप कह सकते हैं, हम पूरी तौर पे कह सकते हैं कि ये आंकड़े जो हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये बात सही है कि अभी जो 2 राउंड के मेनली काउंटिंग जो आप कह सकते हैं उसमें एनडीए को बढ़त है और उन्हें 6 सीटों का फायदा है, 131 पर है, जबकि महागठबंधन को 10 सीटों का नुकसान है। वो जो है 100 पर जो है आगे 100 सीटों पर रुझान के अनुसार आप कह सकते हैं। नीरजा जी। जी, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। इतना क्लोज चल रहा है कि आपको पता नहीं कि क्या होने जा रहा है। हमने यूएस के इलेक्शंस में भी देखा, अभी हाल ही के दिनों में कितना क्लोज था, फिर अंत में जाके स्थिति स्पष्ट हुई है। तो कह नहीं सकते आप बिल्कुल, क्योंकि टक्कर तो है दोनों तरफा। ये नहीं है कि एक तरफा है ये चुनाव, जैसे माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव बिल्कुल हवा है। वो तो हम लोग कई मान रहे थे कि यूथ बहुत जम के वोट कर रहा है और अक्रॉस कास्ट कर रहा है। ऑब्वियसली वो नहीं हुआ है। और जो जातीय समीकरण है वो अपनी जगह रहे हैं। इकोनॉमिक इश्यू, बेरोजगारी आया है मुद्दा, लेकिन जाति कहीं नहीं गई बिहार के चुनाव में, वैसे की वैसे ही रही है मुझे लगता है। नीरजा जी, ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के हवाले तेजस्वी ने अपर कास्ट की टिकटें छोड़ दी। अब तो लग रहा है कि जो अपर कास्ट है वो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस के पास नहीं गया है। वो तो क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है कि वो नहीं हुआ है। हालांकि ये देखने लायक चीज होगी रवीश, क्या अपर कास्ट एलजेपी के कैंडिडेट्स के पास गया है कि नहीं। एलजेपी को क्या अपर कास्ट ने ये मान के वोट दिया है कि अल्टीमेटली ये बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे और हमको बीजेपी चाहिए। जी हाँ, आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन मैडम एलजेपी एक समय जो है वो करीब डबल डिजिट में पहुंच गया था, लेकिन अब फिर 5 के आसपास आकर के टिका है। तो ये भी तो थोड़ी जल्दबाजी होगी ये मान लेना कि एलजेपी भी बहुत अच्छा कर रही है। एक समय बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन बार बार यही है कि इस चुनाव में हमें जो है थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत लंबा चलने वाला है। इस इलेक्शन को आप इतनी जल्दी मैं तो जाने की सोच रहा था। आप तो धैर्य आप बिठाना चाहते हैं। नहीं, आप जा नहीं सकते हैं कि इतने कोरोना के कारण बाबा मैं प्लेट में भी नहीं लाया हूं, बिस्किट जेब में रखा हूं कोट में, मैं क्या करूं। नहीं ठीक है, आप जेब में रखे हैं, आप अपना थर्मस भी लेके आए हैं, वहां भी थर्मस रखा है। बीच बीच में रवीश यहाँ पे हम दोनों के बीच में बहुत दूरी है, बीच में स्प्रे भी मार रहे हैं। हाँ, मैं स्प्रे भी कर रहा हूँ कि आप सतर्क तो रहना है। नीरजा जी, मैं स्प्रे भी कर रहा था ऐसे कि कहीं बाबा की आवाज से एयर सोल्स मेरे पास ना आ जाए, मुझे घर भी जाना है। तो ये सब भी यहाँ पे हम कर रहे हैं, लेकिन वही बार बार मैं कहता हूं कि ये एकदम यूएस का चुनाव जैसे है, धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि यदि आप 96 और 60 मिला दें तो करीब 150 ऐसी सीटें हैं जहां पे मैक्सिमम 2 ही राउंड की काउंटिंग हुई है। अभी जब 16 राउंड आप बता रहे हैं तो कहना बहुत मुश्किल है कि
गाड़ी किधर जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आगे है, अभी आगे है जरूर, अभी आगे है जरूर। अब देखिए 129 पर आ गए, 103 पर आ गए। मुझे लगता है कि अंत तक, जब अभी लग रहा है कि इस चुनाव में 2 राउंड में किसी का कोई तूफान आंधी नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी ये देखने की बात होगी कि महागठबंधन जो है फिर वो मेंटेन कर लेगा अपनी बढ़त जो है उसको बरकरार रखना चाहिए। जिस तरह के गुस्सा है, तो ऐसा तो नहीं कि लोग मनोरंजन के लिए, मनोरंजन भारती तो अलग हुए, लेकिन लोग मनोरंजन के लिए गुस्से का प्रदर्शन कर रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वो एक वाजिब बात है। लेकिन हाँ, 2019 में रोजगार का मुद्दा हार गया था और नौजवानों ने जो खुद परेशान थे वो उसके बाद भी जाकर उन्हें, अब लव सिन्हा पीछे चल रहे हैं जो आगे चल रहे थे। पटना से सीटें में 128 सीटों की बढ़त है, तो अभी काफी एक तरह से, और इस एलजेपी को भी मिला लीजिए, जब सबने मिलके ही ये गेम प्लान बनाया है तो फिर एक तरह से 130 से ज्यादा इनके पास है। पर हम सुदीप आपसे कुछ वोट स्विंग के बारे में पूछना चाहते हैं। अभी मैं स्क्रीन पर लाना चाहता हूं कि वो चूंकि उसमें गणित आ जाता है तो फिर मैं दूसरे पर निर्भर रहता हूं। तो ये जो एनडीए की तरफ वोट स्विंग है वो -4% दिखा रहा है, जो हमारे स्क्रीन पर घड़ी है, आप नहीं देख पा रहे होंगे। और महागठबंधन में +9% है और एलजेपी के साथ +2% है। ये हमें 2015 के हिसाब से एक तरह से अगर आप इसे माने तो 2015 का विधानसभा है वो उस बेस पर बनाया गया है सुदीप की। उसमें महागठबंधन +9 का स्विंग है और एनडीए -4 का स्विंग है और एलजेपी +2 है। और मैं जहां तक उम्मीद कर रहा था, याद है कि आशीष रंजन ने लिखा था कि अगर एनडीए महागठबंधन अपना स्विंग जो है 6% से ज्यादा बढ़ा ले, ऐसा कुछ लिखा था, तो वो उसके लिए लैंडस्लाइड हो सकती है। सुदीप, ये जो 9% है, हालांकि मैं डेटा देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पिछले समय कांग्रेस, जेडीयू और बीजेपी, ये तीनों कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी तीनों मिल के लड़े थे और इन तीनों ने जो 42-43% वोट पाया था। तो आज की डेट में अगर आप 9% स्विंग दिखाएंगे उस डेटा के हिसाब से, तब तो ये 50 क्रॉस कर जाएगा। तो ये जाहिर है कि इसमें जेडीयू का वोट हटा दिया गया है। तो जेडीयू का जो 17% वोट था वो हटाने के बाद बचे हुए में 9% का ऐड हुआ है। इसका मतलब अभी भी पिछले साल के मुकाबले में 7% कम से कम दिखेगा। नहीं, आप सही कर रहे हैं, आप एकदम सही कर रहे हैं। 7% क्या कहा आपने? 7% कम है, कम है, पिछले बार से महागठबंधन को। और उसमें कम्युनिस्ट का जो इस बार के 3%, 4% वोट आप जोड़ेंगे, तब भी पिछले बार से 3 से 4% वोट कम है गठबंधन का। और इसीलिए जो पिछले बार गठबंधन की 170 सीटें थी, अभी हमको 100 दिखा रहा है। नहीं, आपने सही कहा है कि इसमें से पिछले साल चूंकि आरजेडी और जेडीयू मिलकर लड़ी थी, इसलिए जेडीयू का जो है वो वोट परसेंटेज निकाला गया है। उसको कंपनसेट करने के लिए जो लेफ्ट पार्टियां अच्छा कर रही हैं, वो वोट ऐड करने के बाद भी महागठबंधन को जो है वोट स्विंग कम हुआ है, यही वजह से उनकी सीटें कम है। यस, यही वजह से सीटें कम है। इनको देखिए, ये बिहार में आप जान लीजिए, वही गठबंधन चुनाव जीतेगा जो लगभग 40% वोट टच करेगा। और 40% वोट टच करने के लिए आपको पिछले बार के मुकाबले में स्विंग चाहिए, क्योंकि अभी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कितना स्विंग चाहिए? 5% स्विंग अगर होगी गठबंधन के फेवर में तो वो 40% क्रॉस कर जाएगा। पर यहां तो 9% दिख रहा है। वो आपको 2015 के आंकड़े में जेडीयू का हटाने के बाद दिखा रहा है। ओके। जेडीयू उन सीटों पे लड़ी थी जिन सीटों पर अब आरजेडी या कांग्रेस लड़ रही है। तो वहां जो अपोजिशन का वोट है उसको बनाए रखते हुए आपको 5% स्विंग चाहिए। पर इसमें एक कमाल की बात यह है कि सीपीआई और सीपीआईएमएल जो लेफ्ट का गठबंधन है, वो सारी पार्टियां ऊपर नीचे हो गई हैं, मगर इनका ये स्टेबल हैं, स्थिर बनी हुई हैं। सीपीआई, सीपीएम और माले की जो सीटों की संख्या है अपने डेटा में देख रहे, बल्कि ज्यादा बढ़ गई हैं लेफ्ट की, और वो घटी नहीं है। आरजेडी की भी सीटों की संख्या घट गई है, बीजेपी की भी घट गई है, बढ़ गई है, ये हुआ है, लेकिन उसका लेफ्ट का नहीं हुआ सुदीप।
हाँ। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि लेफ्ट जो है पिछले बार बहुत बड़ी संख्या में चुनाव लड़ा था। वो 170 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़े थे और उसके मुकाबले वो बहुत कम सीटें जीत के आए थे। माले मेरे ख्याल से 3 सीट जीत के आई थी और सीपीआई सीपीएम की एक आध कोई सीट आई होगी। तो ये पिछले बार के मुकाबले इनकी सीटों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि इस बार ये गठबंधन का हिस्सा है। तो इस बार माले कम से कम 7 सीट जीत रही है इस समय और सीपीआई सीपीएम भी 2-3 सीट जीत रही होगी अभी। जी, उन्होंने अपनी जमीन बड़े अच्छे से पकड़ के रखी है और ये बात तो हाँ। तय है कि खासकर माले जो है वो माले को लाने के बाद मुझे लगता है कि महागठबंधन में जो एक सेवियर की भूमिका होगी माले की और कांग्रेस की भी, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन बाबा मैं एक बार आपको लगातार कह रहा था कि ये देखिए ये अगर दिखाई दे रहा हो तो ये पहला फेज है जो पूरा नीला दिखाई दे रहा है जी, और ऊपर से दूसरा और तीसरा फेज देखिए कितना भगवा है। हाँ। तो ये मैं शुरू से कह रहा हूं कि पहले फेज का रिजल्ट देखने के बाद बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है और जंगल राज का युवराज उसके बाद ही कहा है और उसके बाद बहुत कट्टर तरीके से जातिगत और धर्म के आधार। आप पूरा सीमांचल देखिए, सीमांचल में फिलहाल पूरा कलर भगवा दिखाई दे रहा है। तो जी हाँ, तो सीमांचल के लिए ही तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि घुसपैठियों को बाहर जाना होगा, जिसको नीतीश कुमार को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा था, जिसके बारे में मनीष सुबह कह रहे थे कि जब अमित शाह ने इंटरव्यू दिया बंगाल से और सीमांचल में मतदान हो रहा था उससे नीतीश कुमार को नुकसान हुआ। हाँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं पूरा भगवा दिख रहा है सीमांचल में। ये देखिए, आप पूरा देखिए, आप अधर से शुरू करिए, चंपारण से शुरू करिए, चंपारण से ये मुजफ्फरपुर आते तक ऊपर का कुछ हिस्सा छोड़ दे तो पूरा भगवा है। फिर उसके बाद बीच में दरभंगा का इलाका छोड़ दीजिए तो फिर ये जो पूरा सीमांचल का इलाका है उसमें एक छोटा हिस्सा छोड़ के पूरा का पूरा भगवा है। ये आप तो चुनाव आयोग की साइड से बता रहे हैं? हाँ, ये नक्शे का जो कलर जो दिख रहा है अभी फिलहाल। हाँ। और अब ये है कि अगर ये आने वाले राउंड में ऐसे देखिए, ईवीएम में यही अंतर है। ईवीएम कि कोई गांव ऐसा खुलता है जो पूरा मुस्लिम हो सकता है, कोई गांव पूरा हिंदू खुल सकता है। हाँ। तो ईवीएम में अब कहां बचा है और कहां काउंटिंग बची है, ये इसके बेसिस पर ही ये तय होगा कि अब आने वाली पेटियां किधर जाएंगी और किधर लीड बढ़ेगी या घटेगी। ये इसीलिए काफी बदल रहा है। जब तक हम बात कर रहे थे सुदीप, महागठबंधन के पक्ष में अब 10% प्लस 10% स्विंग दिखा रहा है, यानी 1% बढ़ गया और बीजेपी का कम हो गया, -4 स्विंग हो गया है। हाँ, तो बीजेपी को अब वो जेडीयू जोड़ के एनडीए का वोट परसेंटेज से -4 है। अब ये देखिए, ये पूरा भोजपुर के नीचे का जो इलाका है, ये पटना के नीचे का पूरा इलाका, जहां पे माले का प्रभाव है, ये माले के प्रभाव मगध का इलाका में और इसके आरा सासाराम पूरी पट्टी में अभी भी पूरा नीला है। और इस पट्टी में मुस्लिम कम है, सीमांचल के मुकाबले मुस्लिम कम है। तो यहां बीजेपी का हिंदू कार्ड या पोलराइजेशन वो सब चलता नहीं है उतना। जी हाँ, तो इसका मतलब है कि मैं जो बार बार ये कह रहा हूं कि अभी भी हम इस इलेक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं। जो टर्म मैंने यूएस इलेक्शन 2 बजे तक वेट सीखा है, यूएस इलेक्शन से सीखा है निर्जा जी, हम इस इलेक्शन को अभी जी हाँ 2 बजे तक वेट करिए, 2 बजे तक। हाँ, हम अभी निर्जा जी कॉल नहीं कर सकते हैं इस इलेक्शन को। संकेत ने कैलाश विजयवर्गीय से बात की है, वो चला लेते जी। है जो पलायन किए हुए मजदूर हैं उनका रोष है, तो आपको लगता है ये सब प्रभावी मुद्दे नहीं रहे? देखिए, काम नीतीश जी का बहुत अच्छा था और दुष्प्रचार के कारण थोड़ा सा वोट जेडीयू का जरूर कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का जादू है, स्ट्राइक रेट बीजेपी का बहुत अच्छा है और यदि जेडीयू और बीजेपी के स्ट्राइक रेट पे देखें तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अपने 2015 की परफॉर्मेंस से भी बीजेपी 21 सीटें आगे है। आपको क्या लगता है ये ऐसा क्यों हुआ बिहार में? मोदी जी सारे देश के अंदर आप देखेंगे बीजेपी सब जगह आगे है, मोदी जी का इफेक्ट तो है। इसको आप पूरी तरीके से मोदी जी का इफेक्ट मानते हैं? लेकिन अभी क्योंकि जेडीयू की सीटें कम हैं, मुख्यमंत्री कौन रहेगा, एक बड़ा सवाल ये उठेगा अगर ऐसी स्थिति आती है। देखिए, नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े हैं और
इसलिए अभी तो मैं यही कहूँगा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और शाम तक परिणाम आने के बाद क्या राजनीतिक अभी तक आप यही करेंगे, लेकिन तो चुनावी वादा था कि वही रहेंगे। वही रहेंगे ना, मैं कह रहा हूँ ना, अभी तक तो मैं कह रहा हूँ आपसे। अच्छा, एक आपके होम स्टेट से बात कर लें, मध्य प्रदेश से क्या रुझान आ रहे हैं, आपको क्या लगता है वहां पर शिवराज जी बने रहेंगे? बने रहेंगे, वहाँ पर लगभग 28 में से 18 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। ठीक, कैलाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक चीज बोला कि अभी तक तो मुख्यमंत्री हैं, शाम तक देखते हैं, शाम तक बताऊंगा। कैलाश विजयवर्गीय जी हाँ। तो ये लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है कि अगर नीतीश की कम हुई सीट तो क्या बीजेपी अपना वादा निभाएगी, ये कहकर कि हमने तो कहा था कि चुनाव में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को बनाएंगे, लेकिन उससे क्या होता है? 2015 में तो नीतीश कुमार ने कहा था कि वो चैप्टर बंद हो गया विधानसभा में, वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो ये चैप्टर बीजेपी के पास भी खुला हुआ है। उन्होंने दो बात कही, उन्होंने कहा कि हमने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। देखिए, नेता जो कहता है उसके पीछे सोच है। हाँ। हमने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। हाँ। हमारी स्ट्राइक रेट ज्यादा है, उनकी कम हो गई है। और मोदी जी की मोदी जी का स्ट्राइक रेट ज्यादा है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी। और अभी तो वो मुख्यमंत्री हैं, अभी हैं, शाम को बताऊंगा मैं। जी नीरजा जी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर, कैलाश विजयवर्गीय की ये जो अभी तक की रुझानों पर जो प्रतिक्रिया है उस पर? देखिए, ये तो बहुत क्लियर था कि भाजपा चाह रही थी कि सीनियर पार्टनर वो बने। भाजपा अब सीनियर पार्टनर बनती दिख रही है। अब उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या चिराग पासवान ये कहेंगे कि अगर ऐसे आंकड़े आते हैं कि हम सपोर्ट तभी देंगे कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। और गुस्सा तो ये तो स्पष्ट ही है, इस इलेक्शन में नीतीश कुमार के खिलाफ है। बाकी तो भाजपा ने जनता दल यू को ऊपर उठाया है, बनिस्बत जनता दल यू ने भाजपा को नीचे खींचा है। ये भी क्लियर दिख रहा है जो भी फाइनल आंकड़े आए। तो क्या सीएम का मामला अभी करेगी भाजपा बदल? और अगर करती है तो क्या नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहेंगे? उनके पास भी ऑप्शंस है, या फिर 6 महीना 8 महीने बाद ये चीज होगी? ये देखने लायक चीज होगी। पर ना डेज तो नंबर दिखेंगे नीतीश कुमार के, आज नहीं तो कल, क्योंकि भाजपा चाह रही है कि उनका सीएम बने। इसीलिए तो चिराग पासवान सामने आए हैं, वो रणनीति आई है सामने। तो ये अभी बहुत ही बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, पुराना वाला नहीं होगा, इसी पे ज्यादा सफाई चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं। और नया कौन होगा वो भले उसमें वो चीजें धुंधली हो, लेकिन पुराना वाला लगता है कि कहीं सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री ना हो जाए, वो ना प्रमोट हो जाए। पहली बार तेजस्वी की जगह वो प्रमोट हो गए और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री ना बने। लेकिन ये ध्यान में रखें कि अभी काफी संख्या बदल रही है और जिस तरह की लीड एनडीए ने पहले बनाई थी पिछले 20 मिनट के दौरान, वो लीड अभी तो हमारे हिसाब से है, लेकिन कई जगहों पर एनडीए की वो लीड जो है नीचे गई है। वो तो हम दूसरे जगहों का भी डेटा आ रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। तो एक तरह से और मुझे लगता है रवीश, ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ऐसा होता रहेगा, जैसे क्योंकि यदि 150 सीट पे 2 ही राउंड हुआ है और यदि 16 राउंड होना है तो मतलब ये पूरा अच्छा, अब ये T20 नहीं रहा, ये अब टेस्ट मैच हो गया है। अब आपको आराम से खेलना पड़ेगा, आराम से कमेंट्री भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये गेम जो हो गया है वो संभाल के खेलने का हो गया है। आप तो सारी बातें तुरंत ना कह दें, हाँ तुरंत ना कह दें, बचा के रखें। हाँ नहीं तो वो होता है ना, उसका क्लिप बना के सब कोई सोशल मीडिया पे डालेगा कि ये तो इतना जल्दी बोल दिया था। हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं अब इसका चेहरा उदास है, जैसे मेरा काफी बनता है उदास है, तो मैं हर दोनों ही के मामले में हंसता रहता हूँ कि लो भाई क्या करूं। तो पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है। आप सुबह सुबह उठें और मेरे बारे में 50 मीम ना दिखे तो फिर क्या फायदा, तो सुबह ही नहीं होती है। लेकिन नीरजा जी, ये अब देखिए, जीतने के बाद तो सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी को सही बताएंगे, लेकिन जो चुनाव हो रहा था, क्या आपको लग रहा था कि बिहार की जनता इस खेल को नहीं समझ रही है, कि वो नाराज है, इसलिए बीजेपी ने एक एलजेपी को अलग कर दिया है कि आप नाराज हैं तो आप उस वाली बस में चढ़ जाएं, लेकिन घूम फिर के मेरे ही बारात में आ जाएं? क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में हरियाणा में ऐसा हो चुका था कि एक समुदाय नाराज था, एक करप्ट पार्टी जिसे बीजेपी खुद करप्ट पार्टी कहती थी, उससे एक नई पार्टी बनवाई गई और उसके जरिए उनको डीसीएम बनाया गया और जो नाराज तबका था वो
उस तबके के वोट से अब उसकी सरकार है बीजेपी की। लेकिन क्या वो बिहार में भी वो दोहराया जा सकता है? इतना आसान है कि लोगों ने समझा नहीं होगा। तो फिर वो सीधा नीतीश को ही क्यों नहीं वोट कर रहे थे? हाँ, नहीं, वो बात सही है। अगर कुल मिला के अगर उनको ये भरोसा था ना कि अगर बीजेपी आगे आती है और तो बीजेपी बनाएगी सरकार, तो नीतीश कुमार नहीं बनाएंगे। ये तो जिन लोगों ने वोट दिया है, अपर कास्ट की भी नाराजगी है नीतीश कुमार से, वो भी बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई है। तो कहीं ना कहीं ये मान के मुझे लगता है कि नाराजगी तो थी, कोविड की वजह से थी, इकोनॉमी की वजह से थी, बेरोजगारी की वजह से थी, नौजवान तबके के सामने रोजी रोटी का सवाल बहुत अहम हो गया था। और इस बार लोगों ने सड़क, बिजली, पानी के बारे में नहीं बात की, रोजी रोटी के बारे में बात की। और वो जो एंगर, गुस्से का बट था, केंद्र बिंदु था, वो सिर्फ नीतीश कुमार थे। कहीं ना कहीं जो खूबी मुझे दिख रही है कि नॉर्मली ऐसे होता नहीं कि गठबंधन में दो पार्टनर्स हैं और चीफ मिनिस्टर को आप दोषी ठहरा रहे हैं तो एक पार्टनर को आप बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराएंगे, ऐसा हम मान के नहीं चल रहे थे। लेकिन किस तरह से बीजेपी ने अपना बचाव किया है, अपनी सीटों में बढ़ोतरी आई है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो लास्ट 2 चरण हुए हैं और जंगल राज का जो खौफ दिखाया है, जिन लोगों को जंगल राज याद है, तो हो सकता है वो लोग वापस जो वोट करने भी वाले थे चेंज के लिए, वो भी नहीं किए हैं। और मेनली ये भी देखने लायक चीज होगी, अति पिछड़ा बहुत अहम रहा है इस इलेक्शन में। उन्होंने भी बीजेपी पे भरोसा किया है, महागठबंधन पे हो सकता है इतना भरोसा नहीं किया। ये बाबा कहेंगे मुझे बहुत जल्दी बोल रहे हैं, वो सही बात है, पर अगर ऐसा होता है तो उसके एक्सप्लेनेशंस क्या होंगे, वही चीज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। और सुदीप अभी बता दें कि एनडीए का जो वोट प्रतिशत है इस वक्त वो 40% है और महागठबंधन का 37 और एलजेपी का मेरे ख्याल से काफी बढ़ गया, 6% है। 2% का, हाँ, 2% का है, मतलब उसी पर 9% का स्विंग महागठबंधन की तरफ है और -4 जो है वो एनडीए की तरफ है। -4 एनडीए में दिखा रहा है और महागठबंधन में 9 है। ये 128 सीटों का वोट स्विंग दिखा रहे हैं। सुदीप, आपके लिए बताना यह जरूरी है कि 243 में सिर्फ 128 सीटों का 2015 के हिसाब से स्विंग दिखा रहे हैं। अब आप इस पर टिप्पणी करें। देखिए, ये इसमें जो 4% माइनस बता रहे हैं एनडीए का, ये बीजेपी का जो एनडीए था उसमें ये जेडीयू को जोड़ने के बाद फिर उसका -4% दिखा रहे हैं। तो ये पिछले बार ही बीजेपी की जो एनडीए थी उसका वोट परसेंटेज ओरिजिनल एनडीए का 34 से 35% आया था और 5% करीब गठबंधन का ज्यादा वोट था। तो अभी भी जो आंकड़ा है वो गड्ढ-बड्ढ है कि उसमें एनडीए जेडीयू जोड़ने के बाद फिर उसमें से घटा हुआ दिखा रहे हैं। जो 37% ये दिखा रहे हैं इसका गठबंधन का, वो अब उसमें कांग्रेस और जो लेफ्ट का वोट परसेंटेज है उसको जोड़ के बताया जा रहा है। तो अभी इन भी 128 सीटों में मैं मानता हूं कि ये लगभग बराबर होगा। एक्चुअल में वोट शेयर दोनों पार्टियों का लगभग बराबर होगा, दोनों गठबंधन का। जी। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमें मनीष के पास चलेंगे। मनीष, अभी जो स्थिति है आपके पास क्या जानकारी आ रही है, कितने राउंड की काउंटिंग आपको जो फीडबैक हुआ है और क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये लगातार तराजू की तरह ऊपर नीचे होता जा रहा है। मजा आ रहा है। उसका कारण एक ही है बाबा कि इस बार चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र बढ़ाए थे। करीब 1,07,000 के करीब मतदान केंद्र था। उसे कादम्बी आपको एग्जैक्ट नंबर भी बताएंगे। और उसके चूंकि मतदान केंद्र बढ़े तो ईवीएम की संख्या भी बढ़ी, लेकिन जहां पर काउंटिंग सेंटर है वहां पर कोरोना के मद्देनजर जो टेबल्स जिस तरीके से प्रपोर्शन में बढ़ाने चाहिए थे वो नहीं बढ़े। जो पुराने 2015 में या 2019 के चुनाव में जितने टेबल्स लगते थे उतने ही टेबल लगे हैं। इसलिए इस बार राउंड की संख्या अमूमन 19 से लेकर 24 राउंड में किसी भी विधानसभा क्षेत्र का परिणाम आ जाता था। इस बार ये 30 से 35 राउंड तक मतदान होगा
और अभी तक जो मेरी जानकारी है उससे उसके अनुसार अभी तक 20 से 25% ही वोटों की गिनती हो पाई है। 75% से अधिक वोटों की गिनती होनी अभी बाकी है। बाबा, तो सिर्फ 25 से 30% मनीष कह रहे हैं, 75% वोटों की गिनती नहीं हुई है, तो ये 25% वोट का ट्रेंड है। तो बड़ा सैंपल है बाबा, ऐसा छोटा मोटा सैंपल नहीं है। वही मेरा मनीष से आकलन है। मनीष, यदि मान लो 25% पर भी हम करते हैं तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए या फिर आपको लगता है कि ये आगे पीछे होगा? निश्चित रूप से आगे पीछे होगा, क्योंकि आप देखिए हर 15 से 20 मिनट पे ये जो नंबर है वो कोई भी जो अलायंस है वो अपने नंबर को होल्ड ऑन नहीं कर पा रहा है। जिसको बढ़त होती है वो फिर कम हो जा रहा है। तो ये अभी भी आगे पीछे का खेल चल रहा है, इसलिए सब लोग अपनी अपनी धड़कन रोक कर चुनाव परिणाम को देख रहे हैं। हर आदमी, अमूमन ये होता था कि 11 बजे तक चैनल जो है उस इलेक्शन को कॉल कर लेते थे, लेकिन इस बार इसी के मद्देनजर की चूंकि ज्यादा ईवीएम की संख्या है, ज्यादा अभी तक 70% वोटों की गिनती नहीं हुई है, तो सब लोगों का कहना है कि आप कम से कम 50% वोटों की गिनती हो जाने दीजिए, उसके बाद ही चुनाव को कॉल किया जा सकता है। बाबा रवीश, यदि आपको ये दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं ये देख रहा हूं महाराजगंज में जेडीयू जो है उसको 8,561 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 8,573। तो यहां पर वोट का मार्जिन 8 वोट है। फिर सिकटा में 19 वोट का मार्जिन है और एक तरह से जेडीयू 19 वोट से आगे है। तो शेखपुरा में 48 वोट से आरजेडी आगे है। सुगौली में आरजेडी जो है जेडीयू आगे है। जेडीयू आगे है नहीं, सुगौली में वीआईपी पार्टी 109 वोटों से पीछे है। और बरौली में एक तरह से बीजेपी जो है वो 9,740 है और आरजेडी को 9,588 है। तो एक तरह से मां ने, राबड़ी ने तेजस्वी को दही खिलाया है। सारे उम्मीदवार आज दही खाकर काउंटिंग सेंटर पर गए होंगे, लेकिन अभी आप एक और उदाहरण लीजिए, जरा सा मैं रोकना चाहता हूं। लखीसराय में बीजेपी को 1287 है और आप तेजी से इसको रोक के रखिए स्क्रीन पर। लखीसराय में अब वो एकमा में देखिए, जैसे जेडीयू को 3630 वोट है और आरजेडी को 3215 वोट है, तो 415 से आगे। तो ज्यादातर आप बाबा देखें तो 200 से 500 का मार्जिन है। तो मनीष, और आपका सवाल गलत नहीं है और मनीष का जवाब सही है कि अभी बहुत कुछ आगे पीछे होता रहेगा। जैसे चनपटिया में बीजेपी को 10,521 है तो कांग्रेस को 9,892 है। 629 से कांग्रेस पीछे है। ये वो बीजेपी का इलाका है। फिर आप देखिए कि बेतिया में बीजेपी 2628 है तो कांग्रेस 1947 है, 733 वोटों से पीछे है। तो कोई बहुत ज्यादा बीजेपी बढ़त नहीं बना रही है। एक तरह से आप देखिए बगहा में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 4,751 पर वोट मिला है और कांग्रेस भी लड़ाई में है, 3,912 है। 839 से कांग्रेस पीछे, लेकिन दूसरे नंबर पर है। मोतिहारी में आप देख लीजिए तो अलौली हमारा क्षेत्र है, अलौली है, जहां पर एलजेपी को 2208 वोट है और आरजेडी को 1246, 962 है। तो ये वो अब जो नीचे की जो सीटें आ रही हैं, अमौर है, काराकाट है, मांझी है, हरनौत है, तो यहां पर मार्जिन जो हजार से, जैसे 1400 का मार्जिन है। पालीगंज में सीपीआई-एमएल जो है वो 1400 के मार्जिन से एलजेपी से आगे है और टेकारी में कांग्रेस आगे है हम से 1400 से ज्यादा। अब ये 1500-1600 वाला एक वोट लेते हैं। ये महनार में आप देखिए तो जेडीयू 3044 है, आरजेडी 1391, तो यहां 1600 वोट से आगे है। तो यहां एक बड़ी लीड है एक तरह से जेडीयू के बाद। बेगूसराय में कांग्रेस आगे है और 2000 वोट से। बेगूसराय में कांग्रेस सीटिंग है इसलिए। हाँ, अच्छा सीटिंग है इसलिए। हाँ। फिर फारबिसगंज में देखिए तो बीजेपी को 15,542 और कांग्रेस को 13,209, यानी कांग्रेस 2,333 से पीछे चल रही है। तो फारबिसगंज में बीजेपी आगे है। जमुई में देखिए तो बीजेपी 4,895 वोट मिले हैं और आरजेडी को 2,465। श्रेयसी सिंह यहां से जीत अच्छा, तो ये एक तरह से 2,430 वोटों से पीछे है महागठबंधन का उम्मीदवार। हाजीपुर में आकर देखिए तो बीजेपी जो है वो 21,840 है और आरजेडी जो है 18,755, यानी 3,000 वोट से पीछे है। और एक तरह से बांका में भी देख लीजिए कि वहां पर बीजेपी को
बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पटना साहिब रोक के रखो। पटना साहिब में कांग्रेस 6487 है, 1994 है बीजेपी को। इसका मतलब ये तो बहुत कम मार्जिन है। हाँ? ये तो बहुत कम मार्जिन है। पटना साहिब में कांग्रेस के पास अच्छा मार्जिन है, 5000 का मार्जिन। जी जी, एक ब्रेक लेते हैं और फिर लौटेंगे। चर्चा जारी है हमारी, कहीं जाइएगा नहीं, ये सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। तो फैसला बिहार का, और बिहार में अब हम आपको बता सकते हैं जो अभी ताजा आंकड़े हैं, इसमें 132 जो है वो एनडीए को है, उनको 7 सीटों की बढ़त है, और 6 सीट जो है महागठबंधन नीचे हो गया, 104 पे है, बाकी एलजेपी 4 पे और नीचे फ्लैश देखिए बाबा, 30 सीटों पे 500 से 1000 वोटों का अंतर है। और क्या मजा आएगा इस इलेक्शन में। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस इलेक्शन के बारे में, जो एक नया वर्ड मैंने यूएस इलेक्शन से सीखा है, क्या हम इसको कॉल कर सकते हैं इस इलेक्शन को? अभी तो बिल्कुल नहीं कर सकते मनोरंजन भारती भाई। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में मैंने बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, वहां खुद गया नहीं, फॉलो नहीं किया, और मुझे 2-3 बात लगी, मैंने लिखा भी था इसके बारे में, कि बिहार अब पूरे उत्तर भारत की राजनीति का वो ध्रुव, वो केंद्र नहीं बचा जो कि आज से 20-25 साल पहले होता था। दूसरा इसलिए भी कि राज्यों की राजनीति से अब देश का टेम्परेचर पता नहीं लगता आपको, और तीसरा इसलिए कि चुनाव अपने आप में शायद राजनीति का ध्रुव, उसका केंद्र नहीं बचे, इसलिए मैंने इस चुनाव में इतनी दिलचस्पी नहीं दी। लेकिन सच बात यह है कि पिछले 1-1.5 घंटे से जो मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे, मैं हैरान इसलिए हूं कि एग्जिट पोल्स देखे थे और एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि महागठबंधन आगे है। मैं आमतौर पर एग्जिट पोल्स को गंभीरता से लेता हूं, शायद पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा। लोकनीति का भी कोई सर्वे आया था सर, लोकनीति ने भी कुछ भेजा था जी। कल रात को सीएसडीएस लोकनीति का सर्वे भी आया है, वो भी महागठबंधन को आगे दिखा रहा है जी। एक तो एग्जिट पोल्स ने कहा, दूसरा बिहार के बारे में अतीत का यही अनुभव है कि तमाम सर्वे आरजेडी और इस तरह के गठबंधन को कम करके आंकते हैं, अधिक करके नहीं आंकते। आमतौर पे बीजेपी को अधिक करके आंका जाता है, इसलिए भी मैं हैरान, और हैरान इसलिए भी हूं कि जमीन पर जब एक तरफ किसी के पक्ष में झुकाव शुरू होता है चुनाव में, तो वो झुकता ही जाता है। और ग्राउंड से जितनी भी रिपोर्ट मैंने अखबार वगैरह में पढ़ी थी, उनसे लग रहा था कि जमीन पे शुरू जब हुआ चुनाव तो एक तरफा बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में था, और यहां तक कि बीजेपी ये खेल भी खेल रही थी कि कैसे नीतीश का कद छोटा किया जाए, जीतना तो है ही है, नीतीश का कद और छोटा कर दिया जाए। और चुनाव के बीच में ऐसा लगा कि ये खेल बहुत भारी पड़ रहा है उनको, और मामला जमीन पर आरजेडी गठबंधन के पक्ष में झुकता जा रहा है, ऐसा दिख रहा था रिपोर्ट से। और एक बार जब ऐसा झुकना शुरू होता है तो अमूमन बिल्कुल एक तरफा चुनाव हो जाता है। इसलिए जब एग्जिट पोल्स ने कहा तो मुझे लगा हाँ शायद वैसा ही हुआ होगा, लेकिन फिलहाल मैं काफी हैरान। 130 और 98 का फासला कोई कम फासला नहीं होता, बहुत बड़ा फासला है। आप ये गिन रहे थे कि कितनी जगह 500, 100, 1000 का है, वो दोनों तरफ रहेगा। अगर ऐसा हो कि 500, 1000 बहुत कम वोट से केवल एनडीए आगे चल रहा है, तब एक अलग बात है। लेकिन अगर 500, 1000 के फासले से दोनों साइड थोड़ा थोड़ा आगे चल रही हैं, तो अपने आप में कोई बहुत ट्रेंड नहीं बनता है। मैं फिलहाल यही कह सकता हूं कि ये हैरानी की बात है। 2 चीजें हैरानी की बात नहीं। पहली बात तो ये कि जेडीयू अपेक्षाकृत काफी खराब कर रहा है, और दूसरा कि महागठबंधन में कांग्रेस अपेक्षाकृत काफी खराब कर रही है। लेफ्ट ने ठीक सहारा दिया है, लेफ्ट की परफॉर्मेंस ठीक चल रही है फिलहाल। आरजेडी भी अपेक्षाकृत बेहतर है, कांग्रेस सिर्फ इसको नीचे खींच रही है, लेकिन वहीं पे जेडीयू जो है वो एनडीए को नीचे दबा रही है। लेफ्ट तो बहुत अच्छा कर रहा है सर, लेफ्ट का तो वंडरफुल परफॉर्मेंस है। 13 सीटों पे सीपीआई एमएल आगे है, और अभी तक सारी पार्टियां ऊपर नीचे गई हैं। सिर्फ एक पार्टी है सीपीआई एमएल जो सिर्फ ऊपर गई है योगेंद्र जी, और बाकी जो लेफ्ट के जो दल हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। मतलब सीपीआई एमएल ने
7 सीट पर उसकी बढ़त थी, अब 13 पर पहुंच गई है। 10 सीटों की बढ़त है। इतनी 19 बढ़त तो 19 पे लड़ी थी, 19 पे लड़ी थी, 3 पिछले इतना बार जीती शानदार थी। प्रदर्शन तो अगर किसी ने इस गठबंधन की राजनीति से लाभ उठाया है या गठबंधन को लाभ पहुंचाया है दोनों गठबंधनों में, तो वो सीपीआई-एमएल है। योगेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट जब अलायंस हुआ और सीपीआई-एमएल को उसमें शामिल किया गया तो मुझे लगा कि अब ये बिहार के अंदर शुद्ध रूप से अमीर गरीब की लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी आरजेडी को अपेक्षाकृत गरीब वर्गों का सपोर्ट था और सीपीआई-एमएल के जुड़ने के बाद वैसे सीपीआई की भी बिहार में स्ट्रेंथ बाकी है। बिहार देश के उन चंद इलाकों में है जहां सीपीआई की स्ट्रेंथ अभी भी थोड़ी सी बाकी है, जहां सीपीआई जो है वो सीपीएम से ज्यादा भारी पार्टी है। वो शायद देश का एकमात्र इलाका है बेगूसराय। लेकिन माले ने देखिए 2 काम किए हैं। एक तो माले जो खुद सीट में लड़ रही, माले मतलब सीपीआई-एमएल, बिहार की भाषा में उसको माले बोला जाता है। माले ने 2 काम किए। एक तो वो खुद अपनी सीट अच्छी जीत रही है, दूसरा आप उस इलाके में देखिए जो पूरा भोजपुर का बेल्ट है वहां वो आरजेडी को भी ऊपर ले जा रहे हैं। फिलहाल बिहार का वही एक इलाका है जो बिल्कुल एक तरफा महागठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा था जब थोड़ी देर पहले मैंने देखा। तो वो जो गांव था उनको शामिल करने की ये जो रणनीति का फैसला था ये तो निश्चित ही ठीक साबित हुआ है। सवाल ये जरूर उठेगा कि क्या कांग्रेस को उसके वजन से बहुत ज्यादा सीट दी गई? जी आपने सही कहा कि कांग्रेस को जब 70 सीटें दी गई थी तभी लग रहा था कि वो सीटें जो है वो कहीं ज्यादा है, लेकिन बाद में ये कहा गया कि कांग्रेस ने जिस ढंग से अग्री जातियों के नेताओं को टिकट दिया उससे जो है कि महागठबंधन में उन जातियों के वोट भी आएंगे। निर्जा जी आपको यहां पे लाना चाहता हूं, लेकिन ये हो ना सका, कांग्रेस को सीट देना महंगा पड़ गया, इससे अच्छा तो माले को दे देते। अगर बिल्कुल, ये तो उस समय भी कहा जा रहा था कि 70 सीटों पे क्यों दे दिया, और आरजेडी की तरफ से जो सफाई थी अंदर खाने वो ये थी कि ये सारी मुश्किल सीटें हैं जिन पे वो शायद नहीं लड़ना चाहेंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और कांग्रेस की कमजोरी है कि एक हवा लग रही थी, तेजस्वी की साथ थी, बेरोजगारी एक मुद्दा बन रहा था जिसका फायदा कांग्रेस के पास भी होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। उसका ऑर्गेनाइजेशन इतना खत्म हो चुका है कि वो अपना नहीं मैडम, भीतर घात बहुत है, भीतर घात बहुत है। पिछले 20-25 साल से कांग्रेस को ऐसा ही देखा हूं कि वो ना वो केकड़ा की तरह है कि कोई ऊपर जाता है, नीचे से कोई खींचने के लिए 4 और तैयार रहते हैं, और इस चुनाव में भी यही हुआ। सुदीप, हेलो, मैं कह रहा था कांग्रेस के साथ भी यही हुआ, केकड़े की तरह एक ऊपर जाता है तो 4 पीछे लटक जाते हैं खींचने के लिए। देखिए ये कांग्रेस का जो ये डीएनए है ये केवल एक जगह तक सीमित नहीं है, ये बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में आज पार्टी खत्म है वहां भी है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, हर जगह है। और 70 सीटों पर चुनाव ये लड़ रहे थे, वो थोड़ा तो ज्यादा लगता ही था, लेकिन जो परफॉर्मेंस अभी आ रहा है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है ये 20 के आसपास सीटें जीत रहे होंगे। तो ये इनको इतनी सीटें देने के बजाय वीआईपी गठबंधन का हिस्सा बन सकती थी, वो 25 सीटें मांग रहे थे और उसको 25 सीटें नहीं दी गई, और वीआईपी आखिरी मोमेंट पे एक तो डिप्टी सीएम का पद और 25 सीटें मांग रहे थे। अगर वीआईपी शायद जुड़ी होती तो जो आप देख रहे हैं तीसरे फेज के इलाके में, दूसरे और तीसरे फेज के इलाके में जहां पर निषादों की संख्या बहुत बड़ी है, वहां पर जो भगवा रंग दिखाई दे रहा है शायद वो उतना भगवा रंग नहीं दिखाई देता जी। तो जहां माले को गठबंधन में लेना बहुत स्ट्रेटेजिकली सक्सेसफुल रहा, वैसा ही एक स्ट्रेटेजिक चूक कही जाएगी अगर यही रिजल्ट होल्ड करता है कि वीआईपी को गठबंधन में आने के बाद भी बाहर जाने दिया गया। योगेंद्र जी, अब लग रहा है जी। एक जानकारी है कि एचआर श्रीनिवास जो हैं चीफ इलेक्टोरल मुख्य चुनाव अधिकारी बिहार के, उन्होंने कहा है कि इस बार सबसे ज्यादा मतलब 45% पिछली बार की तुलना में मतदान केंद्र ज्यादा हैं। अरे बाप, तो ये उम्मीद मत रखिए कि 2 बजे छुट्टी हो जाएगी। अभी छुट्टी हो भी गई तो फिर दोबारा से आना पड़ेगा, और रात तक करीब शाम के 6-7 ना बज जाएं नतीजे आते आते, ये इतनी देर होने की संभावना नजर आ रही है। योगेंद्र जी, जो बातचीत चल रही है उसमें आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जी। जी मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अभी हमें थोड़ा देर और इंतजार करना चाहिए।
चूंकि अभी स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं है। हमें जब मैं दूसरी चैनल पे था, इंग्लिश वाली चैनल में, वहां राव सुपारीवाला बता रहे थे कि अभी 200 से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां 3 या 4 राउंड काउंटिंग भी नहीं हुई जी। तो दो चीजें हैं, एक तो काउंटिंग लंबी चलेगी, मेरे पास योगेन जी, मेरे पास आंकड़े हैं 96, थोड़ी देर पहले तक 96 जगह यानी 40% सीट पर फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हुई थी और 60 सीट जो कि 25% होता है वहां पे सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई थी, यानी 150 सीट पर। दोनों को यदि मिला दें तो दूसरे दौर या तीसरे दौर की काउंटिंग हो रही होगी अभी। और मनोरंजन भाई, जो 96 सीट आप बता रहे हैं जी, जिसमें सिर्फ फर्स्ट राउंड की काउंटिंग जी, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि फर्स्ट राउंड को क्या है, कई बार खाली पोस्टल बैलेट आते हैं और उसको फर्स्ट राउंड की तरह रिपोर्ट कर दिया जाता है, तो वो वास्तव में फर्स्ट राउंड होता नहीं। इसलिए मुझे अभी भी महसूस होता है कि बदलाव की गुंजाइश है। जब वास्तव में 1-2 राउंड हो जाते हैं उसके बाद कुल मिला के स्टेट में ट्रेंड बहुत नहीं बदलता, लेकिन ये पोस्टल बैलेट बड़ी घातक चीज है, ये बिल्कुल एक तरफा परिणाम देती है। और बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इन सब राज्यों में तो इतिहास है कि पोस्टल बैलेट हमेशा बीजेपी के पक्ष में जाता है। तो पोस्टल बैलेट एक भ्रामक स्थिति पैदा कर सकता है। तो मेरा यही कहना है कि आप दर्शकों को ये बताते रहिए, जैसे आपने अभी बताया कि अभी 96-98 है जिसमें पहला राउंड है जी। जब पहले राउंड को पार कर जाता है उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का परिणाम तो बदल सकता है, लेकिन कुल मिला के स्टेट का जो रिजल्ट है वो एक तरह से सुस्थिर हो जाता है। तो अभी आपने जो बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी कि सिर्फ कि 98-96 जगह ऐसी हैं जहां केवल एक राउंड गिनती हुआ है, और मैं मान के चलता हूं इसमें से 50-60 ऐसे हो सकते हैं जहां सिर्फ पोस्टल बैलेट होंगे जी। इसलिए इसमें बदलाव की गुंजाइश अभी भी है। इसलिए हमें अभी भी थोड़ा और वक्त इंतजार करना चाहिए। और जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की सूचना आई है कि इस बार पोलिंग बूथ भी ज्यादा है, यानी कि अमूमन जिस तरह से गिनती होती है कि 14 बूथ को एक बार खोला जाता है, अलग अलग टेबल पे लाते हैं, उनकी गिनती की जाती है, तो ये 14 के जो राउंड है वो इस बार हो सकता है 10 राउंड नहीं 15 राउंड हो, ज्यादा राउंड हो। ज्यादा राउंड होंगे गिनती में ज्यादा समय लगेगा, यानी कि अभी भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अभी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। जी आपने सही कहा, 16 राउंड होने हैं ऐसा हमें बताया गया है। अभी जो आंकड़े थे, अब देखते हैं कितने राउंड सुदीप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। अगले दिन नतीजे आए थे। अब अखिलेश भी आएंगे हमारे साथ तो वो और बताएंगे मध्य प्रदेश का, क्योंकि मतदान जो है अभी भी वोटों का जो स्विंग का है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन क्या करें, अब स्क्रीन पर आ रहा है तो पढ़ना पड़ रहा है। 23% आरजेडी को वोट है और बीजेपी को 22 है। ये यहाँ 168 सीटों का है और जेडीयू को 15 है। तो वोट प्रतिशत के हिसाब से अब जो है जेडीयू जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी है। स्विंग के हिसाब से देखें तो आरजेडी के पक्ष में 5% का स्विंग है, बीजेपी के खिलाफ 4% का है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो एनडीए के पास 39% का स्विंग है, जो कम नहीं हुआ है। वो जो 40% था वो 39 पे जरूर आया है, लेकिन आरजेडी का घटकर 36 हो गया मेरे ख्याल से। अभी जो मैंने देखा 36 हो गया, जो कभी 48 या 39 के आसपास हुआ करता था। ये 2-3 राउंड की गिनतियां हैं, दूसरे राउंड की भी गिनती हर जगह पूरी नहीं हुई है, तो काफी कुछ मजमा अभी बदलेगा। ये रात लंबी चलेगी। जी हाँ, अभी पिक्चर अभी बाकी है, तो लेकिन मजा आ रहा है। मजा आएगा अभी, और बहुत मजा आएगा जब रात भर यहाँ बैठे रहिएगा तो बहुत मजा आने वाला नहीं। अभी हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। अखिलेश शर्मा और निधि जो है वो हमारे सहयोगी साथ आपके साथ जुड़ने वाली है। एक ब्रेक लेते हैं। योगेन जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी नहीं, अगले ब्रेक के बाद धन्यवाद।